लास्ट टॉपिक में हम लोग ने जो है मेथड जो देखा था पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, उसमें ये था कि अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह की है और राइट साइड हमारा नॉन जीरो है तो इस समय इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सोल्यूशन ऐसे आपका आएगा 1/दिस फंक्शन ओवर द ए। ये आपका मेन फिलॉसफी थी सोल्यूशन को प्राप्त करने की। हमारे पास चैलेंज था कि ए अगर e की पावर ax फॉर्म में है, ये जो a है ये अगर इस फॉर्म में है तो कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि जैसे आप सॉल्यूशन निकालने के लिए इस तरह का इन्वर्स ऑपरेशन e की पावर ax पे अप्लाई करोगे तो आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको यहाँ पर इसमें जहाँ जहाँ d है उसमें a से रिप्लेस कर दो, e की पावर ax, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने कहा कि अच्छा अगर एफ ए मान लो रिप्लेस करने पे जीरो हो गया तो क्या होगा। फिर हमने कहा अगर ऐसा हो गया तो आपके सोल्यूशन को कैसे करना होगा कि आपके पास जो एफ ए है पहले इस एफ डी को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के साथ में, क्योंकि एक्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या जो डी है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे डी ऐसे मान लो ऐसे लिखा है डी स्क्वायर माइनस 2d ऐसे लिखा है, तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 2d माइनस 2 ये आ जाएगा। तो आपने डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसके बाद a की वैल्यू रखी और डिफ्रेंशिएट जो कि किया है तो एक बार x से मल्टीप्लाई कर दो और e की पावर ax ये आंसर आ जाएगा। आपने कहा सर अगर मान लो इस बार भी जीरो हो गया, f डैश a एक बार डिफ्रेंशिएट किया और मान लो d की वैल्यू a की वैल्यू 1 रखी तो ये तो 2 माइनस 2 जीरो हो गया, तो क्या करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करो, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करो और फिर आप करके देखो कि आपको क्या आ रहा है। तो आपने एक्स स्क्वायर कर दिया, तो जितनी बार आप डिफ्रेंशिएट करोगे उतनी बार आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करते करते हमें तब तक करते रहना है जब तक कि एक समय ऐसा आएगा कि नीचे आपका कांस्टेंट आ जाएगा। द मोमेंट वो कांस्टेंट आएगा आपका आंसर वहीं पर रुक जाएगा, वही आपके आंसर को आगे बढ़ाएगा, इवन वो आंसर ही हो जाएगा आपका। तो ये तरीका था। तो ये तो एक स्पेशल केस हमने देखा कि जब हमारे पास ये जो e की पावर ax जो नॉन होमोजीनियस टर्म है वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है और पावर को आपने ax लिखा है। अगर कहीं 1 लिखा है तो हम उसको e की पावर 0 टाइम x कर सकते हैं। ये हमने पिछले न्यूमेरिकल जो आपने देखा होगा उसमें किया भी था। तो ये था जो अभी तक हम लोगों ने किया है। नाउ लेट अस कंसीडर द केस 2। मान लीजिए हमारे पास एक अगला केस है और अगला केस प्यारो क्या है कि मान लीजिए जो इन होमोजीनियस फंक्शन है ये एक साइन के टर्म में है, इट इज़ समथिंग लाइक साइन ax, या वो कॉस ax के टर्म में है, साइन या कॉस के टर्म में है, इस तरह का है। तो क्या होगा देखते हैं। अब आप कहोगे सर कॉसेक है तो इन्वर्स ऑफ साइन, सेक है तो इन्वर्स ऑफ कॉस, टेन है तो साइन बाई कॉस, कॉट है तो कॉस बाई साइन, यू कैन कन्वर्ट। ओके, तो इस तरह से है। तो अब आपके पास फॉर्मूला ये है कि अगर आप अपना ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो, सपोज साइन ax पे अप्लाई कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या होगा। पहली बात तो आपका साइन ax रहेगा ही और आपको नीचे जो ऑपरेटर की जो पूरी श्रृंखला होगी उसमें d को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस कर देना है। याद रखना जहाँ d स्क्वायर हो उसको माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस कर देना है आपको। अच्छा, ये कहोगे सर नीचे d स्क्वायर नहीं है, तो फिर आप एक स्पेशल केस की बात कर रहे हो और हम जब ऐसे सिचुएशन पहुँचेंगे तभी आपको वहीं पे बता देंगे। तो अगर आपके पास इस तरह से जितने भी डी स्क्वायर के टर्म हैं आपके पास साइन ax है, तो आप क्या करोगे, सारे डी स्क्वायर के टर्म को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे और आपका साइन ax वैसे रहेगा। अगर ये जीरो हो जाए तो कोई बात नहीं, आप इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, उससे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका साइन ax आ जाएगा। तो x से मल्टीप्लाई किया और एक बार डिफ्रेंशिएट किया, फिर माइनस ए स्क्वायर को रिप्लेस किया जितने भी डी स्क्वायर है उनसे। अगर कोई डी बचे रह जाएंगे ठीक है, डी बचे रह जाने दीजिए, उन डी को जो बचे रह गए हैं डी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उनको हम और कैसे कर सकते हैं, उनको परफेक्ट स्क्वायर बना के कैसे कर सकते हैं या क्या होगा वो तो हम एक्सरसाइज में करेंगे। फिलहाल फार्मूला ये है डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। अगर यही स्थिति कॉस के साथ में है, कॉस ax के साथ में है, तो क्या होगा, कोई बात नहीं, आप वही करोगे, माइनस ए स्क्वायर से आप रिप्लेस करोगे जो d है
और cos ax उसके साथ रखोगे। अगेन अगर वो 0 हो जा रहा है तो आप x से मल्टीप्लाई करो और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके -a² कर दो, cos ax कर दो। इस तरह से आप अपना आंसर निकाल लोगे। तो आई होप ये वैसा ही कुछ है जैसा कि इससे पहले एक्सपोनेंशियल केस में था। अगर हमारे पास वो 0 हो जा रहे थे एफ ए रखने पर, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करके उस 0 को वहाँ से रिजॉल्व कर लेते थे, रिमूव करके उस प्रॉब्लम को, और फिर आगे बढ़ जाते थे। तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि हम कुछ सवाल हल कर लें। चलिए एक सवाल करते हैं। सवाल ये है कि d2y/dx², जस्ट अ मिनट, d2y/dx² प्लस आपके पास है 4y = cos 2 टाइम x। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई इसका सोल्यूशन निकालो। तो सोल्यूशन निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो आप लिखोगे कि द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी है, m² + 4 = 0। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, m = 4 है ना, तो ये ऐसे लिख सकते हो कि m² = -4, या m = अब √-1 है और √4 है, तो यानी कि ±i टाइम 2 आ जाएगा। तो अगर इसकी रूट को देखो तो ये अल्फ़ा ± बीटा जैसा है, वेयर अल्फ़ा इज़ 0 एंड बीटा इज़ 2। तो इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, y = e⁴ प्लस c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, इस तरह का फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो y = e⁴ मतलब 1, c1 cos क्या होगा 2x प्लस c2 sin 2x। तो ये आपके पास इस तरह का एक फॉर्मूला यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम देखेंगे कि आप वही करोगे कि पी आई के लिए आप करोगे 1/fd ऑफ cos 2x। तो अगर आप देखो तो यहाँ 2 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, a के। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/d² + 4 और इंटू cos 2x। अब रूल ये कहता है कि जहाँ d² है उसकी जगह पर आपको -a² यानी कि -2² यानी कि 2 यहाँ 4 है तो -4 रखना होगा। लेकिन जैसे आप यहाँ -4 रखोगे तो इसका -4 इसका +4 कट के 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा रूल है, जस्ट इसको मैं दिखा दूँ यहाँ पर। अब ये जो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पर हमारा जो डायरेक्ट रूल है, डायरेक्ट रूल वही है ना कि d² को -a² रख दो, तो डायरेक्ट रूल जो है वो फेल हो जा रहा है। तो जब डायरेक्ट रूल फेल हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करोगे तो जाएगा 2d आ जाएगा केवल, और आपके पास बचेगा cos 2x, है ना। अब आप कहोगे अब क्या करें, अब दिक्कत ये है कि d² को ही रिप्लेस कर सकते थे -a² से, लेकिन यहाँ तो d आ गया है। अब क्या करें, तो करना क्या है, x तो वैसे रहेगा, 2d से मल्टीप्लाई कर दो और 2d से डिवाइड कर दोगे। तो ऐसा करने से आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा x टाइम 2d डिवाइडेड बाई 4d² cos 2x। ऐसा करने से x टाइम 2d अपॉन 4 और d की जगह पे -4, क्योंकि -a² से रिप्लेस कर दिया। जैसे आपने d² देखा तुरंत उसको -a² से रिप्लेस कर दिया, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/8 x टाइम d cos 2x, ये हो जाएगा। अब जरा समझो, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो d है ये असल में क्या है भाई, जो d है ये असल में d/dx है, एक ऑपरेटर तो है ये। तो आप ऐसा कुछ लिख रहे हो कि -1/8, ठीक है, -1/8 और x 1/8 x टाइम 1/8 d/dx ऑफ cos 2x। तो ये हो जाएगा -x/8, ये हो जाएगा साइन
2x, और चूँकि कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस होता है तो -2, ठीक है। तो ये माइनस माइनस इसको प्लस हो जाएगा, ये इसको 4 कर देगा, तो आपके पास हो जाएगा x/4 sin 2x। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। सो द कंप्लीट सोल्यूशन, तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा प्यारो, दैट इज़ द y क्या था, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x और प्लस x/4 sin 2x, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने आंसर को कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। डन। अब आगे बढ़ते हैं, एक और कोई सॉल्यूशन, एक और कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, और ऐसा हो कि उसमें भी कुछ ऐसे कुछ पेंच हो जाएं। जब इस तरह से क्वेश्चन पेंच वाले आ जाते हैं तो हमारे पास सीखने का बड़ा मौका मिलता है कि ठीक है अब क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये आगे मिल जाएगा। चलो करते हैं एक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी ढर्रे का, दैट इज़ द d3y/dx³ -3d2y/dx² प्लस 4dy/dx -2y e⁻x प्लस cos x। अब देखो यहाँ e⁻x है लेकिन प्लस के साथ cos x है, तो इसका सम काइंड ऑफ थिंग। तो इसके सोल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले तो भाई ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दो, ठीक है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस तरह का ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने की है पहले भी। चलो m3 - 3m प्लस 4m - 2 = 0। अब देखो यहाँ पर इसका रूट क्या हो सकता है, अगर हम m = क्या रखें, m = 1 रखें तो क्या हो जाएगा 1 - 3 + 4 - 2, तो 4 1 5 प्लस में 3 और 2 5 प्लस में, तो 5 - 5 0। ओके, तो इसका मतलब है m = 1 इसका रूट होगा, यानी m - 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो m - 1 इसका एक फैक्टर है, तो हम m - 1 को 3 बार लिख लेते हैं, और फिर हम इसमें ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करते हैं कि यही आ जाए, ये जो पूरा टर्म है ऊपर वाला ये आ जाए। तो m करोगे तो ये जाएगा, इसको मैं अलग तरह से कर लूँ, तो ये हो जाएगा m³ -m² अब यहाँ -2m कर दें तो -2m² प्लस 2m, और फिर अगर हम यहाँ पर फिर 2m कर दें, 2 कर दें तो जाएगा 2m - 2। देखो m³ है, -3m है, हाँ यहाँ -3m² आ जाएगा, यहाँ 4m है, 2 + 2 4m हो जाएगा -2, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारी इक्वेशन ऐसे हो जाएगी m - 1, ये सारे जो m - 1 है कॉमन हो जाएंगे, यहाँ बचेगा m² - 2m + 2 = 0। ये क्या है, a² a² + b², यहाँ पर a² a - b का होल स्क्वायर नहीं लगेगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको श्रीधराचार्य मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको अलग करना होगा, फॉर m² - 2m + 2 आपके पास m की वैल्यू हो जाएगी -b, तो -b, अब देखो इसको तुलना करोगे आप ax² bx + c = 0 से, तो तुलना करने पर a की वैल्यू आपको दिखेगी 1, b की वैल्यू दिखेगी -2, c की वैल्यू दिखेगी 2, और रूट क्या होगा, रूट यहाँ पर होता है -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। इस हिसाब से -2 + -4 -4 × a1 है, c है 2 / 2, तो जाएगा 2 + -√, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो -4/2, तो ये हो जाएगा 2 + -i टाइम 2 / 2, तो 1 ± i। ये आपका रूट, यहाँ से 2 रूट आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुल कितने रूट हुए, m = 1 है, m = 1 + i है, m = 1 - i है। तो यानी कि ये है अल्फ़ा + -i बीटा के
टाइप का आपका रूट है यहाँ पर। तो आप सोल्यूशन कैसे लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका कैसे लिखा जाएगा, तो एक तो ये रूट है, सिंगल रूट है, और ये कॉम्प्लेक्स रूट है, तो मिक्स किस्म के रूट हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ अबव ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर होना चाहिए ना, फॉर अबव ऑक्सिलरी इक्वेशन, या द कॉम्प्लीमेंट्री फॉर अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y इज इक्वल टू C1 e की पावर, तो x हो जाएगा चूँकि 1 टाइम x होगा, फिर होगा e की पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम x होगा, फिर होगा C3, चूँकि C1 यूज कर सको तो C2 लिखोगे, C2 cos बीटा x, बीटा इज़ 1 तो C2 cos x, प्लस C3 बीटा 1 तो साइन बीटा x यानी कि 1x। दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ तो कोई पेच नहीं है, मामला फंसता है आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल में। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको क्या इवेलुएट करना है, आपको इवेलुएट करना है, जरा इसकी वैल्यू देख लें, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d इज़ डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर, एक मिनट ऐसे, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर, यहीं से देख लें, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2, ये है। और ये हम किसके ऊपर ऑपरेट करने वाले हैं, ये हम अपने पूरे राइट हैंड साइड पे ऑपरेट करने वाले हैं e की पावर x cos, क्या था, cos x पर, e की पावर x cos x पर। चलो इसमें दो हिस्से हैं तो दो हिस्सों में इसको हम बांट लेते हैं, तो जाएगा डी क्यूब 3d स्क्वायर 4d माइनस 2 e की पावर x प्लस 1 अपॉन डी क्यूब 3d स्क्वायर 4d माइनस 2 कॉस टाइम x। ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम वही काम करेंगे, एक बार x अब से क्या था याद करो, 1 अपॉन एफ डी e की पावर x था, तो यह था 1 टाइम एफ ए e की पावर x। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ आपको a रखना है, और यहाँ a कितना है 1, क्योंकि e की पावर a टाइम x होता है, यहाँ पर 1 टाइम x है। तो इसका सोल्यूशन सीधे कैसे हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 3 1 प्लस 4 टाइम 1 माइनस 2, है ना। अब यहाँ पे देखो पेंच क्या होगा, जैसा ऐसा करोगे तो 3 2 5 माइनस में, 4 1 5 माइनस में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी तुम्हारे पास a की वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह पर रखोगे तो यहाँ पर हम किसी तरह से ये ऐसा लिख सकते हैं ना, d टाइम d स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2, तो d की जगह पर रखोगे -1 तो जाएगा -d, और ये हो जाएगा -1 तो जाएगा +3 और +4d माइनस 2, तो यहाँ से क्या बचेगा 3d प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3d प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास वो 0 वाली स्थिति नहीं आ रही है। एक बार इसको थोड़ा सा हमें बैकएंड में हिट एंड ट्रायल जैसा एक बार करके देखना पड़ेगा। तो ये समझ लो ये आप वो कर रहे हो, रफ़ वर्क है ये आपका, इतना हिस्सा आप रफ़ में करके देख रहे हो, कहीं 0 तो नहीं हो रहा। यहाँ आपको 0 डिटेक्ट हुआ, तो द मोमेंट आपको 0 डिटेक्ट हुआ तो आपके जो क्लासिकल रूल हैं यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर नॉर्मल जो रूल हैं वो कैसे हो गए, फेल हो गए, नॉर्मल रूल फेल हो गए। तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस सब को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हो जाएगा 3d माइनस 6d और प्लस 4, बस 2 तो 0 हो जाएगा। और फिर हम e की पावर x यहाँ रखेंगे और कोशिश क्या करेंगे, इसी समय इसी स्टेप में d की जगह पे 1 कर दो, इस d की जगह पे 1 कर दो। यहाँ पर क्या होगा, इस वाले हिस्से में यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन d टाइम d स्क्वायर
माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 और cos x कर दो। यहाँ हो जाएगा x अपॉन, यहाँ कितना होगा 3 है और ये 4, तो 7 हो जाएगा। 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा और e की पावर x। यहाँ क्या होगा, यहाँ d² की जगह माइनस a रखोगे तो माइनस d और प्लस 3, क्योंकि d की जगह माइनस रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4d माइनस 2 cos x। तो पहला केस तो सॉल्व हो गया, ये तो हो जाएगा x टाइम e की पावर x हो गया, इसका मामला ख़त्म। अब उलझा हुआ यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3d और यहाँ बचेगा 1 और ये हो गया आपका cos x। अब क्या करोगे, यहाँ पर तो जैसा पिछली बार किया था, हम यहाँ पर क्या करें, जैसे 3d प्लस 1 है, इसमें हम किसी तरह से d² अगर ले आएँ तो हमारा काम बन जाएगा। तरीका क्या है कि अगर हम 3d प्लस 1 को 3d माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 3d का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये पहले ब्रैकेट में a प्लस भी, दूसरे में a माइनस भी है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, x e की पावर x प्लस 3d माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो और 3d माइनस 1 से डिवाइड कर दो cos x। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड कर दिया, तो पहले से ही था। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो x e की पावर x प्लस 3d माइनस 1 और हो जाएगा 9d² माइनस 1 cos x। ऐसा करने से आपके पास क्या हो जाएगा, x e की पावर x प्लस 3d माइनस 1 और ये हो जाएगा 9 इंटू माइनस 1 cos x, यानी कि x e की पावर x ये हो जाएगा माइनस 1/10 3d माइनस 1 cos x। ठीक है, आई थिंक सब सही चल रहा है। अब हम देखें तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना है x e की पावर x माइनस 1/10 3d माइनस 1 cos x। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में ये तो कुछ नहीं रहेगा, तो ऐसे रहेगा माइनस 1/10 ऐसे रहेगा। अब आप क्या करो, 3 टाइम d cos x कर लो माइनस cos x कर लो, ये d बाई, अब ये वैसा है, ये कुछ ऐसा लिखा है कि 3 टाइम d/dx ऑफ cos x और ये इतना है, इतने हिस्से को हम ऐसे लिख लें तो क्या हो जाएगा 3 sin x विद माइनस साइन। ओके, तो ये हो जाएगा x e की पावर x माइनस 1/10 और यहाँ बचेगा माइनस 3 sin x माइनस cos x। कितना अच्छा होगा कि माइनस हम कॉमन ले लें, तो x e की पावर x प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x और यही हमारा पूरे का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, हमारे पास c1 e की पावर x था, e की पावर 0 थी तो नहीं, e की पावर 1 थी तो 1 प्लस माइनस आई था, तो ये हो जाएगा c3 cos x प्लस c2 c3 sin x प्लस x टाइम ex प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x। अब ये आपके पास है कि आप x को इसके साथ जोड़ दो, c1 प्लस x करके कुछ कर दो, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। दिस इज़ द होल आंसर। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी अननोन नहीं है, जैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर या तो x है या फिर 10 है, वी नो दैट दिस इज़ 10, दिस इज़ 3, इस तरह से नहीं है कि c2, अब c2 कुछ भी हो सकता है, c2 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ये पहला पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स हैं,
दूसरे वाले पार्ट को पर्टिकुलर इंटीग्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ फिक्स है, सब चीज़ ओपन है, हर चीज़ बिल्कुल साफ साफ है। यहाँ ऐसा नहीं कि हम लिखते 1/10 की जगह पर लिखते कुछ कांस्टेंट C6, 3 की जगह पर लिखते कांस्टेंट C5, तो हमेशा डाउट रहता है कि C5 क्या होगा, C6 क्या होगा। नो, यहाँ क्लियर है, दिस इज़ 1/10, दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ x। तो इस तरह से हमारा ये पूरा आंसर निकल रहा है। तो ये एक और तरीका है जिसके थ्रू हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस इससे बाद के जो और तरीके हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।